नमस्कार। वीडियो बस 21 जून के उपलक्ष्य में हिमाचल प्रदेश सरकार ने आयुष विभाग द्वारा आयुष हरिद्वार कार्यक्रम में राजीव गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय मैं डॉक्टर जेम्स भंडारी आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज की हमारी चर्चा का विषय है योगानु आयुर्वेदा और हड्डी और जोड़ों के विकास में योग एवं आयुर्वेद। इस विषय पर अपने विचार रखने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर धीरज मेहरा एमएस आयुर्वेदा अस्थि संधि रोग विशेषज्ञ उपस्थित हैं। डॉक्टर साहब आपका इस परिचर्चा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। डॉक्टर साहब ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? धन्यवाद सर। हमारे जोड़ों में सर जो हड्डियों के सिरों पर मौजूद जो सुरक्षा कवच रहता है, जो कुशनिंग का काम करता है, जब उसका क्षरण शुरू हो जाता है या जब वो समाप्त हो जाता है तो उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। या यूं कह लीजिए कि हमारे जोड़ों में जो बोन्स के एंड में एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, जो रबड़ जैसा मटेरियल है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, जब उसका डिजेनरेशन शुरू हो जाता है तो उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। वास्तव में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो कार्टिलेज की डिजेनरेशन की जो कंडीशन शुरू हो जाती है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। डॉक्टर साहब ऑस्टियोआर्थराइटिस के क्या क्या कारण? ऑस्टियोआर्थराइटिस की दो वैरायटीज हैं, एक तो प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है और सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है उसमें एक फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर रहता है कि अगर मदर फादर या पहले किसी दादा परदादा उनको ये दिक्कत रही है तो उनके आगे जो अगली जनरेशन है उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना होती है। इसके अलावा एक मेटाबॉलिक फैक्टर है, जैसे गाउट जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें कार्टिलेज का जो है प्रीमेच्योरली डिजेनरेशन होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें अगर पाचन जो है वो सही से नहीं हो रहा है या प्रोटीन डाइट वो अधिक ले रहे हैं तो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन बॉडी में अधिक हो जाता है। वही यूरिक एसिड छोटे जोड़ों में जाके जमा होना शुरू हो जाता है और वही यूरिक एसिड जो है जो हमारे कार्टिलेज को है डिजेनरेट करना शुरू कर देता है। इसके अलावा ये जो है ये एक एज रिलेटेड डिजीज है और ओबेसिटी जो है वो भी एक फैक्टर रहती है। जो ओबीस पर्सन है उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, नी जॉइंट का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसके होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। जो सेकेंडरी, ये सारे जो रीजन थे ये प्राइमरी ऑस्टियोआर्थराइटिस की थे। जो सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि इसमें लोकल फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें ट्रोमा की। जो किसी भी पेशेंट को अगर ट्रोमा हुआ है, फ्रैक्चर है, डिसलोकेशन है या सबलक्सेशन हुई है, उस टाइम तो ट्रीटमेंट से वो दिक्कत उसकी दूर हो जाती है। लेकिन ये जो रीजन रहे हैं ट्रोमा के, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, इन ठीक होने के बाद भी नियर बाय फ्यूचर में उस पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता ही है। कुछ ऑक्यूपेशन पेशेंट के ऐसे होते हैं कि जो नी जॉइंट है उन पे उनका स्ट्रेस ज्यादा रहता है, जैसे जो मार्च पास करते हैं। तो इन चीजों से क्या होता है कि नी जॉइंट पे ज्यादा स्ट्रेस रहता है, जो मिनिस्कस होता है नी जॉइंट में वो उस पे स्ट्रेस रहता है, उसकी इंजरी होती रहती है। ये भी एक रीजन रहता है कि उससे ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। इनकॉग्रेटी है, अगर जो जॉइंट के सरफेस हैं वो इनकॉग्रेंट हैं तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस उनमें डेवलप होता है। जैसे कंजेनाइटल डिसलोकेशन है हिप की या स्लिप्ड फीमोरल एपिफाइसिस है। इसके अलावा इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई जो रहती है जॉइंट में वो भी एक कारण रहती है हमारे अर्थराइटिस की। इसमें अगर मैं बात करूं तो जो हमारा हिप जॉइंट है, हिप जॉइंट में जो हमारा फीमर हेड है, अगर उसकी ब्लड सप्लाई हैम्पर हो रही है किसी वजह से तो वो हेड जो है वो एवास्कुलर नेक्रोसिस की तरफ चला जाता है और फर्दर इन फ्यूचर उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप जॉइंट का जो है वो देखने को मिलता है। इन्फेक्शंस हैं जॉइंट की, अगर चाहे वो पायोजेनिक है या ट्यूबरकुलर है, तो ये जो इन्फेक्शन है ये भी हमारे जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस करते हैं। इन्फ्लामेटरी डिजीज रहती हैं कुछ, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, सेप्टिक अर्थराइटिस है, ये इन्फेक्शन भी
जो कार्टिलेज है उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की यहाँ मैं बात करूंगा। जैसे इन्फेंसी में रिकेट्स रहता है अगर न्यूट्रिशन उनको प्रॉपर ना मिली हो। एडल्ट्स में ओस्टियोमिलेशिया है एक, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन जो है वो होती है। डॉक्टर, इसके बाद कोई ना कोई जोड़ों में बदलाव तो आता ही होगा क्योंकि बीमारी हो रही है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों में क्या बदलाव आते हैं, इस पर आप प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए सर, जोड़ों की अगर मैं बात करूं तो जोड़ों में सिर्फ हड्डियां ही नहीं होती, हड्डियों के साथ साथ में वहां पे और बड़े सारे स्ट्रक्चर्स बड़े होते हैं। तो ये सारे बदलाव हड्डियों के साथ उन स्ट्रक्चर्स में भी रहते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो हड्डियों के साथ वहां पे हमारे, जो मैंने पहले आपको बताया, जो सुरक्षा कवच रहता है जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं, वो रहता है। उसके साथ में जॉइंट को कवर करने के लिए हमारा कैप्सूल होता है। उसके साथ में लिगामेंट्स रहते हैं। लिगामेंट्स ये धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे जोड़ को स्थिर करते हैं ताकि वो अपनी जगह से हिले ना, उसकी मजबूती बना के रखते हैं। इसके अलावा हमारे जोड़ों में एक सिनोवियल फ्लूइड होता है जो ग्रीस जैसा मटेरियल है, जो जोड़ों में चिकनाई लाता है। तो ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं इन सब में बदलाव आता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो आर्टिकुलर सॉरी आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है उसमें सबसे पहले बदलाव आना शुरू होता है। इसमें क्या रहता है, जो हमारा स्ट्रेस्ड एरिया है, जिस नी जॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जहां वो एरिया जहां पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, वहां का कार्टिलेज जो है वो घिसना शुरू हो जाता है, वो थिन हो जाता है धीरे धीरे। यही जो है थिनिंग प्रोसेस है, ये नॉन स्ट्रेस्ड एरिया पे भी शुरू हो जाती है। अब हमारी बॉडी की क्या टेंडेंसी है कि जो बॉडी में वियर टियर का प्रोसेस शुरू होता है, तो बॉडी अपने आप उसको हीलिंग करने की कोशिश करती है। तो इसलिए वहां क्या रहता है, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है हमारा, उसके नीचे जो सबकॉन्ड्रल बोन है, वहां पे ब्लड वेसल्स की प्रोलिफरेशन हो जाती है, वहां पे बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है। तो वहां पे कैल्शियम की डिपोजिशन शुरू हो जाती है। कैल्शियम डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, वहां पे जो सबकोंडल बोन है वो थिक हो जाती है और हार्ड हो जाती है। ये सारा स्ट्रेस्ड एरिया जो था, जहां पे स्ट्रेस इन्वॉल्व था, उस एरिया की बात है। इसके अलावा जो नॉन स्ट्रेस्ड एरिया है वहां पे भी कैल्शियम डिपोजिशन होना शुरू हो जाती है, और वो डिपॉजिट हो जाएंगे तो साइड में ओस्टियोफाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम लोकल भाषा में बोलते हैं कि हमारी हड्डियां भी बढ़ गई हैं। इसके साथ अगर मैं बात करूं सिनोवियल फ्लूइड की, तो जो सिनोवियल फ्लूइड है ये हमें चिकनाई प्रदान करता है, लेकिन ये जो सिक्रीट होता है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज से सिक्रीट होता है। जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है हमारा, ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये छिद्रित होता है, वहां से सिक्रीट होता रहता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज हमारा डिस्ट्रॉय हो रहा है, थिन हो रहा है, उसका जो वो कम हो रहा है, तो उसका सिक्रीशन जो है, यानी सिनोवियल फ्लूइड जो है वो भी कम होता जाता है। जो हमारा कैप्सूल है, जहाँ पे हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है वो लगा होता है, वो श्रिंक होना शुरू हो जाता है और वहां फाइब्रोसिस शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, मोबिलिटी जो है जॉइंट की वो कम हो जाती है। लिगामेंट्स जो है हमारे, उनका भी विलयन शुरू हो जाता है। तो ये सारा जो है, सारी प्रोसेस शुरू होती है, तो इस वजह से जो जॉइंट है हमारा, जो घुटना है, वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। डॉक्टर धीरज, अब आपने कारण तो बता दिए, उसके बाद जोड़ में क्या बदलाव आते हैं उसके बारे में भी आपने प्रकाश डाल दिया। मैं आपसे इसके बाद जो सवाल करने वाला हूँ कि नी जॉइंट की जो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन, वेरी सॉरी, डॉक्टर धीरज, कारण और नी जॉइंट में बदलाव के बाद सबसे कॉमनली ये देखा जाता है कि जो सबसे ज्यादा जोड़ हमारा इन्वॉल्व रहता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, वो नी जॉइंट मोस्ट ऑफ द टाइम, 99% ऑफ द टाइम ये जोड़ हमारा इन्वॉल्व रहता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में क्या क्या लक्षण मरीज को देखने को मिलते हैं, कृपया इस पर प्रकाश जैसे कि देखने में मिलता है, ये डिजीज जो है वो एज रिलेटेड है, ओल्ड एज की डिजीज है। इसके अलावा फीमेल्स में ये है ज्यादा देखने को मिलती है।
और साइड की अगर मैं बात करूं, जो अभी आपने सर कहा कि नी जॉइंट जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। इसमें वो जॉइंट जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं जिनमें हमारी एक्सट्रीम मूवमेंट होती है, जैसे नी जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, और शोल्डर जॉइंट है। एल्बो जॉइंट और रिस्ट जॉइंट की हम बात करें तो ये रेयरली इफेक्ट होते हैं। हिप जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, लेकिन वो वेस्टर्न कंट्री में ज्यादा मिलता है और मेल पेशेंट्स में ज्यादा होता है। फीमेल में ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट ज्यादा रहता है और ये इंडिया में मैक्सिमम हमें देखने को मिलता है। अब अगर मैं लक्षणों की बात करूं तो सबसे पहले पेन एक लक्षण है, दर्द जो मरीज को रहता है। सबसे पहले यही एक सिम्टम है जो मरीज को आता है। मरीज रात को आराम से सोता है, सुबह जब वो उठता है तो उसके घुटने में उसको दर्द फील होती है कि घुटने में दर्द है। जैसे ही उसकी रूटीन की दिनचर्या जो है वो शुरू करता है, धीरे धीरे ये दर्द कम होती जाती है। जैसे जैसे हमारी जो ये डिजीज है प्रोग्रेस करती जाती है, वैसे वैसे ही ये दर्द बढ़ती जाती है। पहले तो रात को थी, सुबह उठते ही हो रही थी, धीरे धीरे कम हो रही थी। अब ये दिन को रात को बराबर लगी रहती है और कांस्टेंट हो जाती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि इसकी वजह से पेशेंट की जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। डिफॉर्मिटी इसके बाद पेशेंट में देखने को मिलती है। पेशेंट क्या करता है कि सॉरी, स्टिफनेस की मैं बात कर रहा हूँ। पेन की वजह से पेशेंट जो है वो उसको इमोबाइल कर देता है, थोड़ा मूवमेंट उसकी उस जोड़ की कम कर देता है। तो इस वजह से क्या है कि उसका जोड़ जो है वो स्टिफ होना शुरू हो जाता है। उसको उठते बैठते पता चलता है कि मेरा जोड़ जो है वो सही से अब काम नहीं कर रहा है। पहले तो जो ये स्टिफनेस थी ये मसल स्पाज्म की वजह से थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है जैसे जैसे डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी तो बाद में जॉइंट कैप्सूल का जो है वो फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है और स्टिफनेस बढ़ती जाती है और फिर परमानेंट हो जाती है। अगर अब मैं बात करूं तो डिफॉर्मिटी की, इसमें वही है, जो कैप्सूल है हमारा वो श्रिंक हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाती है और मसल जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसके कारण जो है वो जोड़ जो है उसमें डिफॉर्मिटी आ जाती है। स्वेलिंग हमें कई केसेस में देखने को मिलती है जब जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो ओल्ड हो गया हो। क्रोनिक केसेस में जो है हमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, वो भी जो सुपरफिशियल जॉइंट है हमारे, सिर्फ उसमें मिलता है। लिंपिंग एक सिम्टम है कि पेशेंट लंगड़ा के चलता है, वो दर्द की वजह से, और जो पेशेंट को स्टिफनेस होगी है तो इस वजह से स्लिपिंग भी हमें देखने को मिलती है। उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है जॉइंट की वो कम हो जाती है, जो रेंज ऑफ मोशन है वो कम हो जाती है, जो मूवमेंट है, जो जोड़ है हमारा पहले हर मूवमेंट कर रहा था, लेकिन पहले क्या होता है कि उसकी जैसे ही दर्द शुरू हुई वो उसकी एक मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। धीरे धीरे डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी, फिर उसकी सारी उस जोड़ की जो सारी मूवमेंट है वो सारी की सारी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जैसे ही पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है तो उसकी गेट से, उसके चलने से ही पता चल जाता है कि पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है नी जॉइंट का हो सकता है। जैसे ही हम उसको एग्जामिन करते हैं, पल्पेशन करते हैं उसकी, तो जॉइंट जब हम पल्पेट करेंगे तो टेंडरनेस हमें मिलती है। टेंडरनेस जो रहती है वो जॉइंट की मीडियल वाली साइड में, यानी घुटने के अंदर वाली साइड में पेशेंट को जो टेंडरनेस होती है। टेंडरनेस हो सकती है लेकिन जॉइंट जो है वो वार्म नहीं होगा, गर्म नहीं होगा। अगर जॉइंट जो है वो वार्म होगा तो हमारा डायग्नोसिस जो है वो डिजेनरेटिव अर्थराइटिस से दूसरी अर्थराइटिस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसमें हमें आरए या सेप्टिक अर्थराइटिस की तरफ सोचना पड़ेगा। तो हमें जो है वो टेंडरनेस मिलेगी लेकिन जॉइंट जो है वो वार्म नहीं मिलेगा। जब हम पल्पेट करेंगे तो उसके ओस्टियोफाइट जो है वो हम पल्पेट कर सकते हैं। समटाइम स्वेलिंग जो है वो भी हमें विजिबल होती है। और क्रेपिटस जो है, जो ग्रेटिंग सेंसेशन रहती है जब हम जोड़ की मूवमेंट कराते हैं, तो एबनॉर्मल साउंड जो हमें मिलती हैं जॉइंट्स की, जिनको हम क्रेपिटस कहते हैं, वो भी हम फील कर सकते हैं। रेंज ऑफ मोशन है वो हम देखेंगे तो वो भी हमें कम मिलेगी एज कम्पेयर टू हेल्दी जॉइंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी कि हमारा जॉइंट जो है अगर वार्म हो गया है तो हमें दूसरी अप्रोच जो है वो देखनी पड़ती है कि हमें जो फ्लूइड है वो एस्पिरेट करके हम उसका एग्जामिनेशन करवा सकते हैं कि ये फ्लूइड जो है वो आरए की वजह से है या इन्फेक्शन की वजह से है। तो ये सारे सिम्टम जो है हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिगेशन करवा के, या तो अगर लगता है कि इन्फेक्शियस है तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवा के, अगर नहीं लगता है तो फिर हम सिंपल एक्सरे एपी व्यू वो करवा के डायग्नोसिस बना लेते हैं। डॉक्टर धीरज, आपने कारण, बदलाव, लक्षण के बारे में ऑस्टियोआर्थराइटिस पर प्रकाश डाला। इसके बाद मैं, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ वो डॉक्टर्स ही हैं और वो बहुत सारे सवाल भी पूछ रहे हैं, सवाल मैं बाद में लूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे
जो हमारे ये जो कार्यक्रम है बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो घर द्वार पर बैठे हुए हैं, और उनके लिए आप घरेलू क्रम या घरेलू चिकित्सा के जो उपचार हैं, कुछ ऑस्टियोआर्थराइटिस के घरेलू उपचार भी हैं, आप अगर इन पर प्रकाश डालें तो बहुत अच्छा होगा। घरेलू उपचार। धन्यवाद सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये मेनली जो रोगियों के लिए और जो घरों में लोग बैठे हुए हैं उनके लिए है। तो उनके लिए सबसे पहले मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आपके घुटने में दर्द हो रहा है तो अस्थि रोग विशेषज्ञ से आप जरूर परामर्श लीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है 60 to 70% केसेस में ठीक हो जाता है। ठीक कहने का मेरा मतलब है कि जो उसकी डीजनरेशन की जो प्रोसेस है, जो उसकी अ, खराब हो रहा है हमारा जो उसकी जो प्रोसेस है वो उसको हम कम कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। तो और टाइम पे अगर आप डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं तो औषध से, योगिक क्रियाओं से और कुछ परहेज से ये जो डिजीज जो है वो कुछ हद तक ठीक हो जाती है। अब सबसे पहले मैं बात करूंगा इसमें लाइफस्टाइल की। तो हमारे ये जो डिजीज है ये लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो गया है, जो पहले था वो बिल्कुल वैसा नहीं रहा है, तो इसलिए ये डिजीज जो हमें ज्यादातर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हमें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, एक्टिव रहें। जो लोग एक्टिव नहीं रहते हैं उनके मसल जो है वो लूज हो जाते हैं। उसकी वजह से क्या है कि वो बैलेंस नहीं बना पाते हैं, और जो जो हमारे जोड़ हैं, जो नी जॉइंट है हमारा, उसमें गलत फोर्स जनरेट होती है, जिसके कारण हमारे कार्टिलेज जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, उसकी डीजनरेशन शुरू हो जाती है। अब घरेलू चिकित्सा बताने से पहले मैं कुछ प्रिकॉशन बताना चाहूंगा। अगर किसी को घुटने में दर्द है, या पहले से है या अभी है या शुरू हो रही है, जिसको नहीं भी है और मिडिल एज का है, और साथ में जो मेरे डॉक्टर भाई बहन हैं साथ में जो जुड़े हुए हैं, मैं उनको भी ये सलाह देना चाहूंगा कि ट्रीटमेंट आप जो भी लिखते हैं उसके साथ में मरीज को ये प्रिकॉशन जरूर बताइए। आपकी ट्रीटमेंट कई बार पेशेंट बोलता है कि इस ट्रीटमेंट से मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर आप ये प्रिकॉशन जरूर बताएंगे तो उसकी आपकी जो ट्रीटमेंट है वो जरूर काम करेगी। तो प्रिकॉशन में 3-4 प्रिकॉशन है। सबसे ज्यादा पहला है कि ज्यादा देर एक जगह पे खड़े ना रहें, है ना। मैं खड़े ना रहने की बात कर रहा हूँ, चलना फिरना है, रूटीन का जो वॉक है आपका, वो एक्टिविटी है वो आपने करनी है, खड़े नहीं रहना है, ताकि जो वेट वेयरिंग है वो हमारे नी जॉइंट पे ना रहे, ज्यादा स्ट्रेस उस पे ना पड़े। दूसरा है कि पैरों के भार ना बैठें, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है वो पैरों के भार ना बैठें। तीसरा है चौकड़ी ना लगाएं, जैसे हम जमीन पे बैठते हैं चौकड़ी लगा के, वो अवॉइड करना है, वो नहीं बैठना है। चौकड़ी लगाने के बजाय आप पटरे पे बैठ सकते हैं, स्टूल पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं। अगर जमीन पे बेड पे बैठना है तो टांगे फैला के बैठिए। इसके अलावा सीढ़ियां उतरना चढ़ना कम कर दें। अब देखिए, मैं सीढ़ियां उतरना चढ़ना कम करने को बोल रहा हूँ, बंद करने को नहीं बोल रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि हर घर में अब सीढ़ियां होती हैं, काम के लिए हमें ऊपर नीचे चढ़ जाना पड़ता है। तो सिर्फ बदलाव ये कर सकते हैं हम कि एक बार ऊपर गए, सारा काम खत्म किया और वापस नीचे आ गए, है ना। तो उतरना चढ़ना हमने कम करना है। ये सारी चीजें जो है, इन चीजों से क्या होता है कि हमारा नी जॉइंट पे स्ट्रेस पड़ता है और कार्टिलेज जो है वो डिजनरेट होता है। तो ये प्रिकॉशन आपने जरूर लेने हैं, अपने पेशेंट्स को भी जरूर बताने हैं। अब घरेलू चिकित्सा की मैं बात करूं तो जिन लोगों के घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है और वो मान लो चिकित्सक को नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, नहीं परामर्श ले पा रहे हैं, तो वो आप अपने घरों में गर्म पानी का सेक दे सकते हैं। तौलिया लिया, गर्म पानी में डिप किया, निचोड़ा और गोल करके घुटने में रखा। 10-15 मिनट सुबह सेक दो, 10-15 मिनट शाम को सेक दो, तो आपको दर्द में आराम मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपके जोड़ों में सूजन आ गई है, तो हमारे अड़ोस पड़ोस में निर्गुंडी है, निर्गुंडी पत्र मिलता है जिसको लोकल भाषा में हम बना बोलते हैं। इसके अलावा मीठा नीम, जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, गांदला, तो कड़ी पत्ता, गांदला और बना जो है वो पानी में उबाल के उसका सेक दे सकते हैं। ये वातनाशक है, दर्द को भी कम करेगा और शोथ को भी कम करेगा। इसके अलावा एरंड पत्र, एरना जिसको हम लोकल भाषा में बोलते हैं, आप उसको हल्का सा गर्म करिए, घुटने में बांध लीजिए और सुबह उसको निकाल दीजिए। जो अगर आपके घरों में तेल, कोई भी दर्द निवारक तेल है, जेल है, क्रीम है, उसको हल्के से अप्लाई कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी घर में ऐसी चीजें नहीं मिलती हैं, तो आप उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तिल का तेल लीजिए। तिल का तेल ऐसा है जो आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, वातहर है, और हर घर में तिल का तेल अवेलेबल होता है। तिल का तेल लीजिए, गुनगुना सा गर्म कीजिए और उसको जॉइंट में हल्के से लगाइए। मैं फिर से एक बार यहाँ पे स्ट्रेस देना चाहूंगा कि उसको हल्के से लगाना है, उसकी मसाज नहीं करनी है, जोर से नहीं करना है। अगर आप मसाज करना चाहते हैं तो जोड़ के अलावा जो ऊपर थाई है,
जो नीचे टांग है, जो काफ के मसल्स हैं, थाई के मसल्स हैं, वहां पे आप मसाज कर सकते हैं। घुटने में सिर्फ जेंटल, बिल्कुल हल्के हाथ से उसको लगाना है। घरों में आंवला मिलता है, जामुन मिलता है, आप ऐसे फ्रूट ले सकते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और सूजन को कम करते हैं। अ, अगर आपके घुटने में दर्द है, मोस्टली ये लेफ्ट नी जॉइंट जो है हमारा, लेफ्ट बायां जो घुटना है वो इन्वॉल्व रहता है, उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस नी जॉइंट की शुरुआत होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि लेफ्ट नी जॉइंट पे हमारा वेट वेयर कम रहे, तो आप राइट हैंड में स्टिक का यूज कर सकते हैं, ताकि जो वेट बेयरिंग हमारी लेफ्ट नी जॉइंट में हो रही है वो कम हो, उस पर कम स्ट्रेस पड़े। और डॉक्टर धीरज, इसके बाद आपने कुछ घरेलू चिकित्सा उपक्रम तो बता दिए। इसके बाद मेरा जो आपसे सवाल रहेगा, क्योंकि हम लोग अभी योगा दिवस की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और आयुष विभाग हिमाचल के सौजन्य से हम लोग पपरोला से योग के संदर्भ में कुछ बातें जनरल जो हमारी पब्लिक है उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस हमारी डिजीज है, इस इन जोड़ों के विकारों में और ये जो अस्थि संधि के हमारे विकार हैं, क्या कुछ ऐसी यौगिक क्रियाएं भी हैं जो हमारे हमें मददगार साबित हो सकती हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, या हड्डी और जोड़ों के विकार में जो यौगिक क्रियाएं प्रयोग में लाई जाती हैं उसके बारे में कृपया आप प्रकाश डालें। जो ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं वो तो इन योगिक क्रियाओं को जरूर करें। अभी मैं उनको दिखाने वाला हूँ कि उनको क्या करना है। लेकिन जो हेल्दी पर्सन है उनको भी ये योगिक क्रियाएं करनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में उनको जो है ओस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत ना हो। और जो ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट हैं जिनको एस्टेब्लिश हो चुकी है ये डिजीज, जिनको ऑलरेडी है, वो ये एक्सरसाइजेस करें, ये व्यायाम करें, ये योगिक क्रियाएं जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ वो करें। पर जब उनको दर्द में 60-70% आराम हो, दर्द में जो है ये योगिक क्रियाएं नहीं करनी है, उनसे दर्द फिर से बढ़ जाता है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ योगिक क्रियाएं उसमें क्या करनी है। हमारे इंटरनी डॉक्टर डॉक्टर शिव हमारे साथ हैं। आपने दंडासन की स्थिति में बैठना है। दंडासन की स्थिति में बैठते हुए आपका जो पैर है, हम पादांगुल नमन करेंगे। पैर की जो उंगलियां हैं उनको नीचे की ओर मोड़ेंगे। अवनमन, पैर की उंगलियों को ऊपर की ओर मोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को 10 बार रिपीट करेंगे। ये पादांगुल नमन है, आपने 10 बार रिपीट करना है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है हमारा गुल्फ नमन, जो हमारा एंकल जॉइंट है उसको नीचे करना है। अवनमन, गुल्फ को ऊपर करना है। इसी प्रक्रिया को 10 बार रिपीट करेंगे। गुल्फ नमन, गुल्फ अवनमन। तीसरा आता है हमारा गुल्फ चक्र, जो हमारा एंकल जॉइंट है उसको चक्राकार घुमाना है, घड़ी की सुई की दिशा में और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। 10 चक्कर विपरीत दिशा में लगाने हैं, 10 चक्कर सुई की तरह लगाने हैं, सुई की दिशा में लगाने हैं। अब मैं नी जॉइंट की तरफ फोकस कर रहा हूं। जानु नमन, जानु नमन जब हमें करना है तो हमारा जो हिप जॉइंट है और हमारी जो एड़ी है वो जमीन पे लगी रही। घुटनों को थोड़ा ऊपर उठाना है, अवनमन, और नीचे टच करना है। अवनमन और नमन, अवनमन और नमन। इसके साथ ही जो हमारी टांग है उसको दोनों हाथों से सपोर्ट करिए और ऊपर को उठाइए। थोड़ी देर पकड़िए, फिर वापिस रख दीजिए। वैसे ही दूसरी टांग। इन दोनों प्रक्रियाओं को आपने 10-10 बार रिपीट करना है। आप ये करते हुए फील करेंगे कि जो आपके काफ मसल हैं, जो टांग के मसल हैं, जो थाई के मसल हैं, हैमस्ट्रिंग मसल है, उनमें खिंचाव फील होगा आपको। तो ये प्रक्रियाएं हैं जो जिनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है उनमें करनी है। इसके अलावा और भी आसन है जो हेल्दी पर्सन कर सकते हैं, जिनमें पवन मुक्त आसन है, वीरभद्र आसन है, अन्य आसन भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे और पेशेंट हैं जो किसी और चीज के लिए मेडिसिन लेते हैं और चीज के लिए योग आसन करते हैं, वो लोग भी योग आसन कर सकते हैं। उनसे सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि वो बैठकर जो किए जाने वाले आसन हैं, जो वज्रासन की स्थिति में हम आसन करते हैं, वो आसन वज्रासन में ना करके दंडासन की स्थिति में करें, ताकि जो हमारा नी जॉइंट है वो बेंड ना हो और जो कार्टिलेज है हमारा वो डिस्ट्रॉय ना हो।
हाँ, डॉक्टर धीरज मेहरा जी। अ, वैसे तो हम लोग घरेलू चिकित्सा उपचार के बारे में बात कर रहे थे, और अ, चिकित्सा के बारे में बात करना या दवाइयाँ बताना यहाँ से कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप किस किस प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जो प्रयोग में लाई जा सकती हैं, और कौन सी ऐसी औषधियाँ हैं जो हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस में मदद कर आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ जो हैं वो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए बताई गई हैं, जो जोड़ों के विकार हैं उनमें बताई गई हैं। और उसके बहुत सारे रिजल्ट बहुत देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। मेरे साथ मेरे चिकित्सक बंधु जो हैं वो भी इनको यूज़ करते होंगे। जैसे अगर मैं गूगल की बात करूँ तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एनाल्जेसिक भी है, दर्द का भी काम करता है, दर्द निवारण का काम करता है और सोजिश को भी कम करता है। तो उसमें योगराज गुग्गुल, महायोगराज गुग्गुल जो रसायन भी है, और किशोर गुग्गुल, त्रियोदशांग गुग्गुल है, विष्णुदुफटी है, अश्वगंधा चूर्ण है, शल्यकी है। शल्यकी मैं खुद बहुत सारे पेशेंट्स को लिखता हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि जॉइंट की सर्कुलेशन को बढ़ाता है। लाक्षा है, लाक्षा गुग्गुल है, अस्थि श्रृंखला है, शिलाजतु का प्रयोग हम इसमें करते हैं। आसवरिष्ठ और क्वाथ की बात करूं तो दशमूल अरिष्ठ है, दशमूल क्वाथ है, रासना सप्तक क्वाथ है, मुक्ता शुक्ति पिष्टी है, और कुकुटांग त्वक भस्म है, शंख भस्म है, गोदंती है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो अलग अलग ट्रेड नेम से, अलग अलग उनकी जो मार्केट में ट्रेड नेम से अलग अलग मेडिसिन अवेलेबल है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। तेल आयुर्वेद में बताए गए हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नारायण तेल है, महानारायण तेल है, बला तेल, बला क्षीर तेल, अश्वगंधा तेल है। और पंचकर्म की प्रोसीजर अगर हम यूज करना चाहें तो जानु बस्ती और जानु धारा जो है उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दशांग लेप का हम लोकली यूज कर सकते हैं। पर इन सब औषध का यूज करने के साथ साथ में जो मैंने शुरू में प्रिकॉशन बताए हैं, जो सावधानियां बताई हैं, वो यूज करेंगे तो डेफिनेटली जो ये हमारी मेडिसिन हैं वो काम करेंगी। हाँ, धन्यवाद डॉक्टर धीरज। अ, आपने अपने विचार अस्थि संधि रोगों पे प्रस्तुत किए। मुझे उम्मीद है कि हमारे डॉक्टर्स और हमारे जो श्रोता थे उन्हें डेफिनेटली इससे ज्ञानवर्धन हुआ होगा। कुछ सवाल हमें जो ऑनलाइन मिले हैं, मैक्सिमम सवालों का जवाब तो आपकी चर्चा में ही मिल गया है। जैसे कुछ लोगों ने प्रिकॉशंस पूछे थे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, कुछ और भी चीजें पूछी गई थी, तो बहुत सारे सवाल हमारे पास आए थे। लेकिन मैक्सिमम का जवाब मैं देखता हूं कि आपकी परिचर्चा में, आपकी चर्चा में लोगों को मिल गया है। कुछ एक सवाल बड़े स्पेसिफिक से हैं। डॉक्टर विनोद कुमार ने एक सवाल पूछा है, थोड़ा सा शायद गलती से लिखने में कुछ गलती हो गई है कि गैप बढ़ जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, शायद गैप घट जाता है, तो वो ये लिखना चाह रहे थे। तो उस जो घटा हुआ गैप है उसको नेचुरल वे टू इंक्रीज दैट गैप, और साइनोवियल फ्लूइड जो हमारा कम हो जाता है, कोई ऐसा नेचुरल वे है जिससे ये साइनोवियल फ्लूइड बढ़ाया जा सकता है? कृपया इस पर भी प्रकाश डालें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है शायद उन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है वो सही है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं, वो ये कहेंगे कि जैसे पेशेंट को मैंने उनको बताया कि उनका जो गैप है, जो जोड़ों का गैप है वो कम हो गया है, तो उनका रिप्लाई ये रहता है कि डॉक्टर साहब जो फलां फलां डॉक्टर है उन्होंने तो बताया था कि गैप कम हो गया है, बढ़ गया है, और आप कह रहे हैं कि गैप कम हो गया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है, ये वन एंड सेम थिंग है। अगर मैं कान को ऐसे पकड़ूं चाहे ऐसे पकड़ूं, वो सेम थिंग है। अब इसमें क्या होता है, वो जो बता रहे हैं हमारा कार्टिलेज जो मैंने आप गैप कम हो गया, गैप बढ़ गया है, मैं उसकी बात पहले आपको बता रहा हूँ। उसमें क्या रहता है, वो एनाटॉमिकली बता रहे हैं जो हमारा कार्टिलेज है वो डिस्ट्रॉय हो गया है ना, वहां पे कैविटीज बननी शुरू हो गई हैं। तो जो कैविटी बन रही है एनाटॉमिकली, जैसे ये हमारा हमारा कार्टिलेज है तो यहाँ पे ये फ्लैट रहा है ना, अगर यहाँ पे कैविटी बननी शुरू हो गई है, ये कैविटी बन रही है, तो वो उसको हमें बोलूंगा कि आपकी जोड़ों में गैप आ गया है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि गैप कम हो गया है, वो मैं रेडियोलॉजिकली बात करता हूँ। जब हम एक्सरे कराते हैं तो जो हमारा कार्टिलेज है वो रेडियोल्यूसेंट है, वो एक्सरे में नहीं आता है। जो नॉर्मल हेल्दी पर्सन का एक्सरे है उसमें वो दो जो बोन्स हैं हमारी
जो फीमर है और टीबिया है, घुटने से ऊपर की और घुटने से नीचे की जो हड्डियां हैं उनके बीच में गैप दिखता है, वहां पे कार्टिलेज रहता है। लेकिन ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट में क्या होता है कि वो कार्टिलेज घिस चुका है, तो वो गैप खत्म हो जाता है, इसलिए मैं उनको बोलता हूँ कि गैप कम हो गया है। अगर दूसरा डॉक्टर उनको बोल रहा है कि आपके घुटनों में गैप आ गया है, तो वो भी गलत नहीं है। उनका कहना है कि जो कार्टिलेज घिस गया है वहां पे कैविटी बन गई है, वो गैप आ गया है, तो ये एक ही बात है। दूसरा, सर आप नेचुरल वेज टू रिड्यूस हाँ जी, तो टू आपने डिक्रीज द कहा गैप, कि साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो बढ़ाने की आपने बात की, जो चिकनाई की हम बात कर रहे थे, तो ये चिकनाई मैंने आपको पहले ही बताया कि कार्टिलेज जो है हमारा, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है उसी से ही सिक्रीट होता है। तो इसके लिए हमें जो है, जो घुटने की योगी क्रियाएं मैंने आपको बताई हैं, ये जो घुटने के व्यायाम है उनके करने से वो खुद ही नेचुरली ही सिक्रीट होता रहता है। पर इसके साथ आप अपनी डाइट में थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, जो ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, अखरोट, या फिर प्याज है, लहसुन है, और जो ओमेगा फैटी 3 एसिड्स हैं जिसमें सरसों का तेल है, वो अपने खाने में शामिल करें। तो ये चीजें जो है वो हमारे सिनोवियल फ्लूइड को बढ़ाती हैं। डॉक्टर धीरज, एक रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस पे भी किसी डॉक्टर ने हमारे सवाल पूछा है, अरुणा चौहान जी ने, और शायद इसका जवाब आपने इसी सवाल में दे दिया है। तो इस सवाल को मैं ना लेते हुए अगले सवाल पर चलता हूँ कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में, नी जॉइंट की ऑस्टियोआर्थराइटिस में अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना है या डॉक्टर्स के द्वारा कुछ इंट्रा आर्टिकुलर जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, जोड़ में स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो डॉक्टर विवेक लोहान ये पूछना चाह रहे हैं कि टिल व्हाट एक्सटेंट इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस आर रिकमेंडेड। तो किस किस एक्सटेंट तक आप जोड़ों में इंजेक्शन देने की रिकमेंडेशन करते हैं, और ये किस मरीज को देने चाहिए और किस लिमिट में देने चाहिए, ताकि ये कुछ नुकसान भी ना पहुंचाए और मरीज को अच्छा परिणाम भी मिले। ये अलग अलग चिकित्सा पद्धति के चिकित्सा करने के अलग अलग तरीके हैं। ये जो तरीका है ये अलग चिकित्सा पद्धति का है। वो जब जॉइंट में इन्फ्यूजन हो जाता है, तो या पेशेंट को दवाइयों से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में वो एडवाइस करते हैं कि हम जोड़ में इंजेक्शन लगा देते हैं। इसमें हम स्टेरॉयड लगाते हैं, और अब तो नया एक हाइलोरोनिक एसिड जो है, जो स्नोविल फ्लूइड का ही कंटेंट है, वो डायरेक्ट इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि जोड़ में इंजेक्शन लगाना है, तो लगता है कि आपकी कंडीशन वैसी होगी है कि आपको मेडिसिन से इंप्रूवमेंट नहीं मिल रही है, तो वो जरूरी, अगर उनको लग रहा है तो आप लगवा सकते हैं, पर उसका ये है कि साल में वो 3 या 4 से ज्यादा नहीं लगाने हैं। धन्यवाद डॉक्टर धीरज, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने अपने विचार हड्डी एवं संधि के जो विकार हैं उसमें क्या क्या कारण हैं, क्या क्या लक्षण हैं, क्या क्या उनकी घरेलू चिकित्सा की जा सकती है, कैसे उनको डायग्नोस किया जाता है, क्या उनकी रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, बड़े विस्तार में अपने विचार आपने प्रस्तुत किए। और मैं आशा करता हूं कि जितने डॉक्टर्स हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े थे, इस लाइव शो में, घर द्वार आयुष घर द्वार के माध्यम से डेफिनेटली उन डॉक्टर्स को तो लाभ हुआ ही होगा, और जो हमारे अन्य श्रोता हमारे साथ जुड़े थे उन्हें भी ये एक बहुत लाभप्रद चर्चा लगी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर इसी समय इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए अध्याय, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।